हमारा जो आपका प्रश्न पत्रों की सीरीज चला रखी है विभिन्न एग्जामों को लेकर के, उसका अगला प्रश्न पत्र है। मैंने आपको बोला था पिछले वीडियो में कि अब हम उत्तराखंड के जो ट्रिपल एस सी यूके ट्रिपल एस सी ने जो आपका नया आपका पेपर बनाने का पैटर्न लागू कर दिया, उस पर भी पेपर लाएंगे। हमारा ये पेपर आपका यूके पीएससी पर आधारित है। आपको दोनों की तैयार रहना है, क्योंकि इससे आपको नॉलेज तो दोनों जगह के लिए मिल जाएगा, लेकिन पेपर करने की जो आपकी तैयारी है उसको आप अलग अलग करोगे। ये यूके पीएससी के हिसाब से है। वो आपका जो कल मैं पेपर लाऊंगा, वो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो आपके यूके ट्रिपल एस सी के हिसाब से होगा, जो पैटर्न उसने बनाया है आगे की परीक्षाओं को लेकर के। तो निष्फिक्र रहें, अब हम उसको बिल्कुल मॉडिफाई कर देंगे ताकि आपको आगे पेपरों में किसी भी तरह की असुविधा ना हो, और आप पहले से ही तैयार रहो कि प्रिपेयर रहो कि हाँ ऐसा पेपर आएगा तो हम इसे कितने कम समय में और कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका जो पीडीएफ है वो आप प्राप्त कर सकते हैं, हमारे जो टेलीग्राम चैनल है संजय देव क्लासेस करके, वहां से प्राप्त कर लें। और इसको आप पीडीएफ से करने के बाद, सॉल्व करने के बाद यहाँ से इसका मिलान कर लें, पहले पीडीएफ से सॉल्व कर लें। तो कुल मिलाकर के ये जो हमने टेस्ट पेपर बना रखा है, इसमें इतिहास भूगोल जो भी आपका जीएस का है उसके सारे प्रश्न रखे हुए हैं, बहुत स्टैंडर्ड हैं। ये प्रश्न तो बल्कि आ भी गया, एक्चुअल में ये सैटरडे के लिए बनाया गया पेपर था, बट किसी वजह से सैटरडे को हम डाल नहीं पाए, तो संडे को पेपर में ये पहला ही क्वेश्चन इसमें जो हमने बनाया था वो आ भी गया था, ये कुमार गुप्त वाला। तो मैंने अभी हटाया नहीं, इसको ऐसे ही रहने दिया है। चलो, इसका आपका इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किस गुप्त शासक से संबंधित है, ये तो आपको पता चल ही गया है, और ये आपका समुद्र गुप्त से है। लेकिन ये भी चीज बता दूं कि इलाहाबाद स्तंभ लेख पर जो आपका लेख लिखा है वो हरिसेन ने लिखा है। हरिसेन जो इसके लेखक हैं समुद्रगुप्त के, इस स्तंभ लेख के, हरिसेन। और दूसरी चीज चंपू काव्य, एक चीज और ध्यान में रखिएगा, चंपू काव्य में लिखा गया, यानी कि गद्य और पद्य का मिश्रण, काव्य और गद्य दोनों के मिश्रित स्वरूप में लिखा गया है। ये भी इसको लेकर के एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? अबुल फजल बहुत विद्वान व्यक्ति थे, अकबर के नवरत्नों में से एक थे, और अकबर जिन्हें अपना एक तरीके से गार्जियन मानता था, शेख मुबारक उनके बेटे थे। शेख मुबारक वही व्यक्ति जिन्होंने अकबर के मजहरनामा का जो ड्राफ्ट है वो तैयार किया था। तो शेख मुबारक के दो बेटे थे, एक का नाम था अबुल फजल, दूसरे का नाम था फैजी। अबुल फजल अकबर का दरबारी इतिहासकार था और नवरत्नों में से एक था। अब्दुल जो फैजी था वो भी काफी विद्वान था, उसके अध्यक्षता में अकबर ने अपने अनुवादक विभाग का गठन करा था, वो भी नवरत्न था, दोनों भाई। तो अबुल फजल आपका जो जहांगीर है उसका गुरु भी रहा था। तो अंत में जहांगीर ने ही वीर सिंह बुंदेला के हाथों इसकी हत्या करवा दी। तो इसके जो हत्या करने वाले व्यक्ति थे वो थे वीर सिंह बुंदेला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में ब्रिटिशर्स का पहला किला कौन सा था? अंग्रेजों का भारत में पहला किला, देखो अंग्रेजों ने भारत में जो पहला किला बनाया था वो मद्रास में बनाया था। 1639 ईस्वी में अंग्रेजों के एक अधिकारी फ्रांसिस डे ने मद्रास को पट्टे पर लिया था, और उस पट्टे के आधार पर मद्रास पर उन्होंने, उस पट्टे के हिसाब से मद्रास पर उन्होंने सबसे पहली बार फोर्ट सेंट जॉर्ज का जो किला है इसका निर्माण कराया। भारत में ये अंग्रेजों का पहला किला था। वैसे भी मद्रास भारत में नगर निगम की शुरुआत भी भारत में, आधुनिक भारत में मद्रास से ही हुई थी। अंग्रेजों द्वारा मद्रास और बंबई प्रांत में किस राजस्व प्रणाली को लागू किया गया था? मुख्य रूप से अंग्रेजों की 3 राजस्व प्रणालियां भारत में प्रचलित थी। आपके 19% पर इनका स्थायी बंदोबस्त था, स्थायी था, और 51% पर इन्होंने लागू किया था रेयतवाड़ी को, रेयतवाड़ी, और आपका 30% पर इनका होता था महालवाड़ी। अलग अलग क्षेत्रों में जो आपका अंग्रेजी ब्रिटिश भारत था अंग्रेजों का, उसमें 19% पर स्थायी बंदोबस्त जो बंगाल की तरफ था मेन, और जो रेयतवाड़ी है वो आपका होता था मद्रास और बंबई प्रांत में। प्रांत थे ये दोनों, बंबई का मतलब आधुनिक शहर से नहीं है, बंबई का मतलब जो आज के मद्रास और गुजरात और महाराष्ट्र हैं, इन दोनों से मिलकर के अंग्रेजों का एक प्रांत बनता था जिसे मुंबई कहा जाता था। और मद्रास का मतलब आधुनिक तमिलनाडु, कुछ बहुत हिस्सा आपका जो आंध्र प्रदेश का है वो, और कुछ कर्नाटका का, और मिला करके जो प्रांत बनता था उसे मद्रास कहा जाता था। तो उसमें आपका
सबसे बड़ा जो आपका क्षेत्र था भारत में रेयतवाड़ी क्षेत्र था, जिसमें आपके लगान वसूल करने के लिए अंग्रेजों के कर्मचारी सीधे किसान के पास जाते थे और उसी से लगान वसूली करते थे। तो इसके जो जनक माने जाते हैं वो थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड माने जाते हैं। इन्होंने इस पद्धति को आरंभ किया था। सबसे पहले मद्रास के 12 महल जिले से इसको आरंभ किया गया था। अगला, मानव बलि प्रथा रोकने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध कौन सा जनजातीय विद्रोह हुआ था? मानव बलि प्रथा और प्रतिबंध लगाने के कारण कौन सा जनजातीय विद्रोह हुआ था, ये पूछ रहा है। तो आपका जो खोंड जाति है, ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य में आपके अंग्रेजों के बढ़ते हुए हस्तक्षेप के कारण वहां अंग्रेजों की गतिविधियां बढ़ रही थी, वहां आधुनिकीकरण हो रहा था, सड़कें कट रही थी, अन्य चीजें की जा रही थी। इससे जनजातीय लोगों का जो जीवन था, क्योंकि जनजातियां आदिम जीवन शैली को अपनाती हैं, उनकी संस्कृति में ये खुला हस्तक्षेप था। और अंग्रेजों ने उस क्षेत्र में जाने के बाद उन क्षेत्रों में जो प्रचलित एक आपकी प्रथा थी, मरीहा बोलते थे जिसको, जिसमें नरबली दिए जाने की प्रथा थी, उसको पूर्णतः प्रतिबंधित करा दिया था। तो उसी के कारण चक्र बिसोई के नेतृत्व में खोंड विद्रोह हुआ था। ये नरबली प्रथा को रोकने के कारण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नारोजी अध्यक्ष नहीं थे? कलकत्ता अधिवेशन, पहला तो आपका डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी। दूसरा कलकत्ता अधिवेशन 1886, कलकत्ता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी। 1893 का लाहौर अधिवेशन भी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी। 1906 का कलकत्ता अधिवेशन भी सूरत विभाजन से पहले वाला इन्होंने करा था। नहीं तो 6 में ही हो जाना था सूरत विभाजन, टल गया 1 साल के लिए, क्योंकि दादा भाई नौरोजी की रिस्पेक्ट दोनों पक्ष करते थे, गरम दल और नरम दल। 1916, ये वैसे भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 1916 का अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। अंबिका चरण मजूमदार, क्योंकि लखनऊ पैक्ट जिसे बोलते हैं, ये कांग्रेस का ही अधिवेशन था। इसमें कांग्रेस के नरम दल और गरम दल पुनः एक हो गए थे और कांग्रेस का आपका मुस्लिम लीग के साथ समझौता हो गया था, इसीलिए इसे लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है। कौन से निम्नलिखित में से कौन सा एक उग्रपंथी क्रांतिकारी नहीं थे? उग्रपंथी मतलब जो आपके गर्म प्रवृत्ति के नहीं थे, जिन्होंने आपके केवल संवैधानिक तरीकों से ही आजादी लड़ने की जो आपके तरीके हैं उनको ना अपना करके कहीं कानून हाथ में लेने की बात भी कही, तो उनमें तिलक तो थे ही, सीधी सी बात है। तिलक ने ही भारत में एक तरीके से जो उग्रवाद है उसको जन्म दिया था। केसरी और मराठा में जो लेख लिखे थे उसी से प्रेरित होकर के चापेकर बंधु ने प्लेग कमिश्नर रैंडो राइट्स की हत्या की थी। उसके अलावा आपके जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन है उसको भी कहीं ना कहीं तिलक ने ही भड़काया था। तो शिवाजी महोत्सव और गणेश महोत्सव बनाने का उद्देश्य भी यही था कि लोगों को जगाया जाए और अपनी स्वतंत्रता के लिए अगर किसी दूसरे को मारना पीटना जो भी है वो भी करना पड़े तो करे। मदनलाल धिंगरा, ये मदनलाल धिंगरा आपके सदस्य थे जो श्यामजी कृष्ण वर्मा की इंडियन होम रूल सोसाइटी थी जिसकी स्थापना लंदन में की गई थी 1905 में, उसके एक सदस्य थे मदनलाल धिंगरा। इन्होंने 1909 में आपके एक अंग्रेज अधिकारी कर्जन वाइली की हत्या कर दी। लॉर्ड कर्जन नहीं, कर्जन वाइली था ये, ठीक है। गवर्नर की कार्यकारिणी में एक सदस्य होता था निदेशन मंडल में, तो उसके घर में ही घुस करके उसको गोली मार दी थी, जिसके कारण जो आपका श्यामजी कृष्ण वर्मा है उनको भी लंदन से बाहर जाना पड़ा। कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई, तो ये भी उग्रवादी थे। उधम सिंह को तो जानते ही हैं आप, इन्होंने आपके जो जलियांवाला बाग कांड का नायक था, जिसे हम क्या बोलते हैं, जलियांवाला कांड जो 1919 में जलियांवाला बाग में हुआ था, उसके लिए आपके गोली चलाने का आदेश देने वाला अधिकारी जनरल डायर, ठीक है। जनरल डायर को उसी के देश में जाकर के इंग्लैंड में हत्या कर दी थी। गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। गोपाल कृष्ण गोखले संवैधानिक तरीकों पर विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे और नरम दलीय थे, और नरम दल में इनका बहुत बड़ा वर्चस्व भी था। तो इसका सही आंसर होगा डी, सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वोदय शब्द का सबसे पहले प्रयोगकर्ता थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने सबसे पहले सर्वोदय शब्द का प्रयोग किया। बाद में इस सर्वोदय को जब आंदोलन का रूप मिला तो उसमें आपके जेपी जयप्रकाश नारायण और आपका आचार्य विनोबा भावे बहुत सशक्त रहे, और बाद में 1950 में जयप्रकाश नारायण ने भारत की अर्थव्यवस्था कैसी हो इसके लिए एक ड्राफ्ट भी तैयार किया था, जिसे
सर्वोदय योजना के नाम से जाना जाता है, लेकिन शब्द का प्रयोग करना महात्मा गांधी थे। 1932 में पूना पैक्ट के बाद स्थापित हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष बने थे। 1932 में जो पूना पैक्ट हुआ था वो एक्चुअल में हरिजनों को हिंदुओं से अलग करने की, उच्च जातीय हिंदुओं को हरिजनों और उसमें बांटने की एक साजिश थी अंग्रेजों की, जिसे हम कम्युनल अवॉर्ड कहा जाता है, कहते हैं। उसी के विरुद्ध महात्मा गांधी ने पुणे में आमरण अनशन करी थी यरबदा जेल में ही। तो उसी में भीमराव अंबेडकर के साथ जो समझौता हुआ उसे पूना पैक्ट। उसके बाद महात्मा गांधी को यह रियलाइज हुआ कि वाकई में हरिजनों की दशा सुधारनी जरूरी है, तो उन्होंने जो उनका नवजीवन समाचार पत्र था उसे हरिजन नाम दे दिया, और इन लोगों के लिए जो आपके चतुर्थ वर्ण होते थे उनके लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया और हरिजन सेवक संघ बनाया, जिसके माध्यम से हरिजनों को स्थिति में सुधारने के लिए उन्होंने काम करना आरंभ किया। तो उसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे घनश्याम दास बिड़ला। घनश्याम दास बिड़ला। अगला, आजाद हिंद फौज के पहले सेनापति कौन थे? आजाद हिंद फौज के पहले सेनापति थे मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह। देखो, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 50,000 जो भारतीय सैनिक थे ब्रिटिश सेना में, क्योंकि ब्रिटेन और जापान आपस में लड़ रहे थे, तो ब्रिटेन की ओर से जो भारतीय लड़ रहे थे उन्हें जापानियों ने बंदी बना लिया था, क्योंकि जापान बहुत सशक्त था इस युद्ध में आरंभ में। तो जापान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, तो अंग्रेजों को हराते हुए उन्होंने अंग्रेजों और भारतीय सैनिकों को बंदी बना लिया था। उन्हीं भारतीय सैनिकों में से एक कैप्टन मोहन सिंह भी थे। उन्होंने आपके जापानी सरकार के सामने एक ऑफर रखा कि अगर आप 50,000 इन हिंदुस्तानी सिपाहियों को जो अंग्रेजी सेना में थे, इनको अगर आप मुक्त कर देते हैं तो हम एक फौज निर्मित करेंगे जो आपकी ओर से लड़ेगी, और जब आप हिंदुस्तान को जीत लोगे तो हमें सौंप दोगे। तो इस उद्देश्य से आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था। तो इन्हीं के दिमाग की उपज थी मोहन सिंह के। बाद में फिर इसका प्रतिनिधित्व आपका सुभाष चंद्र बोस ने करा। सर्वोच्च न्यायालय के किस वाद में भारतीय संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई? मूल ढांचा, भारतीय संविधान का जो को नेचर है, मतलब उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं। जैसे लोकतंत्र भारतीय संविधान का एक क्या है? मूल ढांचा है। अब लोकतंत्र में सुधार के लिए तो चीजें की जा सकती हैं, लेकिन लोकतंत्र को नहीं हटाया जा सकता कि कल राजतंत्र बना दिया जाए या दूसरी चीजें कर दी जाए, वो नहीं हो सकता, क्योंकि लोकतंत्र भारतीय संविधान का मूल आपका इसका नेचर है, इसका व्यवहार है। सेकुलरिज्म यानी कि जिसे हम क्या बोलते हैं, पंथ निरपेक्ष राज्य, वो है। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रताएं हैं, ये बहुत सारी आपकी चीजें हैं जिसे हम प्रस्तावना में पढ़ते हैं। ये संविधान के मूल ढांचे को दर्शाते हैं कि भारत का संविधान ऐसा ही होगा, तो उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस वाद में कहा था कि संसद को भारतीय संविधान में परिवर्तन करने की उतनी ही शक्ति है 368 के तहत, जितनी शक्ति भारत के संविधान के अन्य भागों में, उतनी ही शक्ति किसमें है? भारत में मौलिक अधिकारों को संशोधित करने में। लेकिन उसकी शक्ति असीमित नहीं है, वो संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। तो यहां पर सिद्ध हो गया कि जो संसद है वो संविधान में संशोधन तो करेगी, लेकिन उसके मूल ढांचे में कोई छेड़खानी नहीं करेगी। मूल ढांचे का मतलब यहाँ पर जो चीज संविधान में दी गई है वो नहीं। मूल ढांचा मतलब भारतीय संविधान का एक नेचर निर्धारित है, जैसे लोकतांत्रिक है, समाजवादी है भारत एक क्या है, गणतंत्र है। तो इन सारी चीजों के साथ छेड़छाड़ी नहीं होगी। जो भी होगा इसी में सुधार होगा जरूरत पड़ने पर, तो वो तो किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। अगला, कौन सा एक नीति निर्देशक तत्व में सम्मिलित नहीं है? कौन सा एक नीति निर्देशक तत्व में सम्मिलित नहीं है? मद्य निषेध। आपको पता है सरकार को उत्तरदायित्व दिया गया है 47 में कि वो क्या करेगा, जो मादक पदार्थ हैं उनकी बिक्री पर रोक लगाएगा। गौवंश 48 में लिखा हुआ है कि क्या, कृषि और गाय की नस्लों में सुधार करेगा और गौहत्या को रोकेगा। समान कार्य के लिए समान वेतन का भी प्रावधान है। समझ गया ना कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति को, ये भी नीति निर्देशक तत्व में कहा गया है कि राज्य का ये उत्तरदायित्व है कि वो समान कार्य के लिए सब लोगों को समान वेतन दिलाए। बाल श्रम नहीं है, बाल श्रम निषेध आपका मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकारों के तहत, तो ये नीति निर्देशक तत्व में न होकर के मौलिक अधिकारों में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में शून्यकाल की परंपरा किस वर्ष आरंभ हुई? शून्यकाल, जब दोपहर का 12 बजता है तो घड़ी में ये हो जाता है, तो इसके नाम से एक परंपरा चल पड़ी शून्यकाल। शून्यकाल वैसे साधारणतः इसका कोई टाइमिंग नहीं है, ये एक व्यवहारिक शब्द है, संविधान में कहीं पर वर्णित नहीं है। इसे 1960 में शुरू किया गया था, तो लगभग 1 घंटा चलता है, 1 बजे तक, 12 बजे से ठीक 000 से मतलब
कहाँ तक चलेगा, यहाँ तक। यस, और इस दौरान संसद में विभिन्न तरह के प्रश्नों को पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर ये है। 1975 में तृतीय आपातकाल की उद्घोषणा किस राष्ट्रपति ने की थी? तीसरा आपातकाल जो भारत में अब तक लगे आपातकालों में, राष्ट्रीय आपातकालों में अंतिम है। एक तो 1962 के युद्ध में लगा था और 65 और 67 तक रहा, एक 71 के युद्ध में लगा, एक 75 से 77 वाला आपका उल्लंघन माना जाता है। इस पे विवाद है बहुत ज्यादा कि ये आपातकाल जबरदस्ती थोपा गया था और आंतरिक अशांति शब्द का दुरुपयोग हुआ था। आपातकाल लगाने की दो ही स्थितियां, ये तो बाह्य आक्रमण युद्ध हो जाए या फिर आंतरिक अशांति। तो 1976 में आपातकाल के दौरान संविधान संशोधन किया गया 42वां, तो उसमें इसमें परिवर्तन ला दिया गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा आपातकाल के लिए जो दूसरी कंडीशन है आंतरिक अशांति वाला, उस शब्द को हटा करके उसकी जगह पर सशस्त्र आंतरिक विद्रोह शब्द ला दिया गया। तो ये आपका 42वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ था। 1975 में जो तृतीय आपातकाल की उद्घोषणा थी, कहा जाता है कि वो इंदिरा गांधी की जबरदस्ती पर किसने लगाया था? फखरुद्दीन अली अहमद ने इसकी घोषणा करी थी। बहुत विवादास्पद आपातकाल है भारत का ये। निम्नलिखित लिखित संविधान की अवधारणा किस देश ने दी? सर्वप्रथम लिखित संविधान रखने की अवधारणा फ्रांस से आई है। विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों को दोहरी नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया किस वर्ष लाया गया? ओवरसीज जैसे वैसे कोई विदेशों की नागरिकता भारत में ग्रहण कर लेता है, तो आपने पढ़ा होगा कि जो अनुच्छेद 8 है, यदि कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता स्वेच्छा से छोड़ देता है और दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 8, 9 इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो अभी 2009 में ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एक्ट जो लाया गया 2003 में, वो संशोधन है किसका? 1955 के नागरिकता अधिनियम का। तो उसके तहत अब भारत में ये व्यवस्था बनाई जा रही है, कुछ देश के नागरिकों को आपका दोहरी नागरिकता दी जाए। वो उस देश के नागरिक होते हुए भी भारत के नागरिक रह सकते हैं, उन्हें भारत की नागरिकता छोड़नी नहीं पड़ेगी। इसके लिए ये प्रावधान 2003 में लाया गया था। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का एकमात्र आधार क्या है? संविधान का उल्लंघन। यदि भारत के राष्ट्रपति संविधान में अतिक्रमण कर लेते हैं और अपने मन मुताबिक संविधान को चलाने का प्रयास करते हैं, तो उनके विरुद्ध संसद में उनको हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया लाई जाती है। अनुच्छेद 61 में आपको पता है महाभियोग प्रक्रिया किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। 1/4 बहुमत के साथ वो सदन में पेश होता है, फिर दूसरे सदन में 2/3 बहुमत से वो पास होना चाहिए। राष्ट्रपति को 14 दिन पहले की सूचना दी जाती है, उन्हें अवसर दिया जाता है अपना पक्ष रखने का। यदि वो पक्ष रखने में कामयाब नहीं रहे तो उन्हें पद से हटा दिया जाता है महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है। तो महाभियोग अभी तक तो किसी राष्ट्रपति पर लगा नहीं है। गवर्नर जनरलों के समय में आपका जो वारेन हेस्टिंग्स था, उसमें ब्रिटेन की संसद में चला था, बर्क नामक एक वकील ने चलाया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। पंचायती राज व्यवस्था किस सूची का विषय है? पंचायती राज जो 73वां संविधान संशोधन है, उसे राज्य सूची का विषय बनाया गया है। पंचायती राज से संबंधित जो भी नियम कानून है वो अब राज्य अपने हिसाब से तय करता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज जो लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस चार्टर एक्ट द्वारा भारत में दास प्रथा को समाप्त किया गया? वैसे तो 1833 का चार्टर है ये, इसके द्वारा ये नियम बनाया गया था कि भारत में दास प्रथा का उन्मूलन जल्दी से जल्दी किया जाए। एक्ट लाया गया 1942 में, इसीलिए समाप्त हुई 1942 में दास प्रथा। समाप्त तो 1942 में एक्ट जो अधिनियम लाया इसके लिए, लेकिन कहा कि किस में गया था? किस चार्टर के द्वारा? तो चार्टर में पहली बार 1833 के चार्टर में हुआ था। बेरूबारी क्षेत्र को किस संविधान संशोधन द्वारा पाकिस्तान को सौंपा गया? बेरूबारी एक छोटी सी रियासत थी जिसको लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीमा विवाद था। तो 9वां संविधान संशोधन द्वारा बेरूबारी क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया। कौन सा एक कोयले का प्रकार नहीं है? कोयले का प्रकार नहीं है। देखो, हमारी धरती पर जो ईंधन का एक प्रमुख स्रोत है कोयला, उसके 4 आपके प्रकार पाए जाते हैं, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट और बिटुमिनस। एक और है पीट कोयला। ये आपके निर्माण के क्रम के आधार पर और कार्बन की मात्रा के आधार पर है। जो एंथ्रोसाइड है वो सबसे उत्तम प्रकार का, फिर बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट और पीट कोयला सबसे घटिया किस्म का होता है। तो 4 प्रकार हैं। वो बनने के टाइमिंग के आधार पर अच्छे और बुरे बने हैं कार्बन की मात्रा के आधार पर। सिडेराइट इसमें सही आंसर होगा, क्योंकि सिडेराइट कोयले का प्रकार नहीं होता है बल्कि लोहे का अयस्क है।
पोल्डर से या समुद्र से लगी ली गई भूमि किस देश में पाई जाती है? देखो, पोल्डर्स, नीदरलैंड में कृषि भूमि की बहुत कमी है, तो वहां के लोग क्या करते हैं, जैसे ये समुद्र तट है, यहाँ से समुद्र है ये, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस क्षेत्र में बांध बना लेंगे और समुद्र का पानी इस तरफ कट गया इतना क्षेत्र, अब इस क्षेत्र में क्या करेंगे, मोटर से इसे बांध के बाहर फेंक देंगे, इसे खाली करेंगे, उसके बाद इसमें मिट्टी में सुधार करके खेती करना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार समुद्र से प्राप्त की गई भूमि को नीदरलैंड में पोल्डर्स के नाम से जाना जाता है। ग्रांड बैंक का बैंक उत्पादन के लिए जाना जाता है। ग्रांड बैंक मछली के उत्पादन के लिए जाना जाता है। जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप में अगर आप देखोगे तो इस महाद्वीप में यहां पर एक द्वीप है न्यूफाउंडलैंड। न्यूफाउंडलैंड में क्या होता है, अटलांटिक महासागर में है ये, यहां से तो लेब्राडोर ठंडी धारा आती है, जलधारा समुद्री, और यहाँ गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा जाती है। जिस स्थान पर ये मिलते हैं यहाँ पर गर्म और ठंडे के प्रभाव के कारण बहुत अधिक मात्रा में आपका जलवाष्प यानी कि जो कोहरा है वो समुद्र के ऊपर ढक देता है, अंधेरा हो जाता है, शांत क्षेत्र हो जाता है, और दूसरा पानी गुनगुना होने के कारण यहाँ पर प्लैंकेट्स नामक जीव पाए जाते हैं, तो उनको खाने के लिए बहुत सारी मछलियां यहाँ पर इकट्ठा होती हैं। इसलिए ये आपका कनाडा और यूएसए दोनों के लिए बहुत बड़ा मछली उत्पादक क्षेत्र बन जाता है। तो इसी के कारण इसे ग्रांड बैंक कहा जाता है। ये आपका बहुत बड़ा मछली उत्पादक क्षेत्र है अटलांटिक महासागर में, यूएसए और कनाडा के तट पर, जो न्यूफाउंडलैंड द्वीप है उस पर। अगला क्वेश्चन है, लोयस किस प्रकार की मिट्टी है? लोयस मिट्टी तब बनती है, देखो जैसे ये आपका रेगिस्तान है, यहाँ बहुत तरह की मोटे पतले कणों की मिट्टी होगी, जब हवा चलेगी तो ये मिट्टी आगे की ओर बढ़ेगी और हवा का वेग कम होगा तो मोटे कण जमीन पर गिरने शुरू हो जाएंगे, और आगे जाएंगे इससे छोटे कण, आगे जाएंगे इससे छोटे कण, और लास्ट में जो धूल का गुबार बचा होगा सबसे महीन कणों का, वो सबसे दूर तक जाएगा, क्योंकि वो हल्का है, वो उड़ता रहेगा, और लास्ट में जब हवा का वेग पूर्णतः समाप्त हो जाएगा तो जिस स्थान पर ये मिट्टी गिरेगी उस स्थान पर महीन धूल के कणों से मैदान का निर्माण हो जाता है। उन मैदानों को आपका लोयस मैदान कहा जाता है। चीन के लोयस मैदान बहुत ही प्रसिद्ध है। तो ये पवन निक्षेपित होंगे रेगिस्तानों में, पवनों के द्वारा इनका निर्माण किया जाता है। अत्यधिक गहरे या पाताल भूकंप को क्या कहा जाता है? देखो, सामान्यतः जो भूकंप की उत्पत्ति होती है वो नीचे की तरफ 50 किलोमीटर की गहराई में होती है, लेकिन इससे भी अगर नीचे भूकंप हैं तो उन्हें पातालीय भूकंप कहा जाता है। तो ये जो पातालीय भूकंप होते हैं इनको वैज्ञानिक रूप से आपका प्लूटोनिक भूकंप कहा जाता है, प्लूटोनिक अर्थक्वेक। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार में मृदा अपरदन का प्रमुख कारण क्या है? छोटा नागपुर पठार, बहुत ज्यादा मिट्टी का अपरदन होता है, मिट्टी बह जाती है वहां पर, और मिट्टी जो आपका लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है वहां पर लीचिंग के कारण। तो उसके पीछे की वजह क्या है कि वहां की मिट्टी में आपका जो पहले वनस्पतियां हुआ करती थी, क्योंकि इस मिट्टी में वनस्पतियां ज्यादा पाई जाती है, खेती के योग्य तो है नहीं, तो वहां पर वनस्पतियों को काटा गया जिससे वो क्षेत्र खाली हो गया। तो खाली होने से वहां जो बंधी हुई मिट्टी थी वो वर्षा के कारण बहनी शुरू हो गई। तो इसका मुख्य कारण है आपका वृक्षों का अत्यधिक कटान, मूल कारण यही है, फिर अन्य कारण इसमें वजह बनते हैं। भारत के कोरामंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा कब होती है? कोरामंडल तट मतलब पूर्वी तट, जो बंगाल की खाड़ी से लगता है भारत का तट। तो इस कोरामंडल तट में जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, निचले क्षेत्र को बोलते हैं, क्योंकि ऊपर का क्षेत्र तो क्या कहलाता है, उत्तरी सरकार तट कहलाता है पूर्व का। कोरामंडल में आपका तमिलनाडु जो तट है इसमें आपका वर्षा होती है लौटते हुए मानसून के कारण, और ये होती है अक्टूबर से नवंबर। 26 नवंबर इसका सबसे बेस्ट टाइम है, सितंबर तक मानसून आपका खत्म हो जाता है, अक्टूबर से मानसून की नीचे की ओर वापसी हो जाती है। वैसे तो ये शुष्क होती हैं हवाएं, लेकिन बंगाल की खाड़ी से गुजरने के दौरान कुछ हवाएं ऐसे आपके नमी प्राप्त कर लेती हैं, और तमिलनाडु का तट यहाँ पर मुड़ा हुआ है तो इसमें बारिश करना शुरू कर देती है। तो ये अक्टूबर नवंबर में बारिश होती है लौटते हुए मानसून के कारण। निम्नलिखित में से चमत्कारी फसल किसे कहा जाता है? चमत्कारी फसल बोलते हैं किसको? सोयाबीन को। इसके पीछे कारण है, देखो अधिकतर जो आपके फसलें हैं वो मूल रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए उगाई जाती है, लेकिन सोयाबीन एक ऐसी फसल है जो अत्यधिक प्रोटीन से भरपूर तो है ही, बल्कि
तेल का भी भारत में एक बहुत बड़ा स्रोत है, इसीलिए इसे कहा जाता है चमत्कारिक फसल, क्योंकि प्रोटीन भरपूर और वसा भरपूर, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण फसल मानी जाती है। कौन सा बांध चंबल नदी पर स्थित नहीं है? जो चंबल घाटी परियोजना है उसमें 3 बांध हैं, गांधी सागर, जवाहर सागर और महाराणा प्रताप सागर। गांधी, जवाहर और महाराणा प्रताप। गोविंद बल्लभ सागर नहीं, गोविंद बल्लभ सागर जो परियोजना है उसे रिहिंद परियोजना बोलते हैं। रिहिंद नदी पर जो बांध बनाया गया है वो गोविंद बल्लभ सागर के नाम से जाना जाता है। ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी है, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत के नाम से। भाखड़ा नागल बांध के जलाशय को भी गोविंद सागर कहा जाता है, लेकिन वो गुरु गोविंद सिंह के नाम से है, ना कि गोविंद बल्लभ पंत के नाम से, ये ध्यान रखिएगा। भारत के किस राज्य में टोडा जनजाति पाई जाती है? अपने विशिष्ट जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध जो आपका टोडा जनजाति है वो तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाने वाली जनजाति है। अगला क्वेश्चन है, बासेल मानक किस क्षेत्र से जुड़े हैं? बासेल, देखो अंतरराष्ट्रीय सेटलमेंट बैंक का जो आपका मुख्यालय है वो है स्विट्जरलैंड के बासेल में। तो वह दुनिया भर के बैंकों को, अंतरराष्ट्रीय सेटलमेंट बैंक के मेंबर होते हैं हमारे देश के सेंट्रल बैंक, मतलब जो हमारा केंद्रीय बैंक है, जैसे हमारा एक मेंबर वहां बासेल में आरबीआई होगा, पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक होगा, दूसरे देश का। तो सभी देश के सेंट्रल बैंकों को एक मानक मुद्रा रखने का क्या करता है, ये आपका मुद्रा रखने का मानक तय करता है। वह मुद्रा का प्रतिशत होता है कि कुल बैंकों के पास जो मुद्रा है उसका एक लिक्विडिटी के रूप में रखना आवश्यक होता है, ताकि कभी भी आपके जो वित्तीय क्राइसिस हैं या फाइनेंशियल क्राइसिस हैं वो उत्पन्न ना हो। वित्तीय संकट की स्थिति में वो देश अपनी इस मुद्रा का उपयोग कर सके, वो न्यूनतम रखना बहुत जरूरी है। तो उसी को लेकर के आपका बासेल संधि है, बासेल 1, बासेल 2, बासेल 3, ये बासेल आपका मुद्रा की जो आपका मात्रा है उसे बनाए रखने के लिए। स्टैगफ्लेशन क्या है? स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है जब मुद्रास्फीति हो, यानी कि महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही हो और महंगाई इस स्तर पर बढ़ चुकी हो कि लोगों की खरीदने की क्षमता बहुत कम हो गई हो। खरीदने की क्षमता कम होने के कारण वस्तु की मांग घट जाए, वस्तु की मांग घटने के कारण फैक्ट्रियों में उत्पादन कम हो जाए, उत्पादन कम होगा तो बेरोजगारी होगी, तो बेरोजगारी से ये चीज और भी गहन आपके मंदी में चले जाएगी, आर्थिक गतिविधियां धीमी पड़नी शुरू हो जाएंगी। तो जब आपका महंगाई के साथ साथ क्या होता है, यानी कि मुद्रास्फीति के साथ साथ आपका मंदी भी आ जाती है, तो उस स्थिति को बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापांकन कौन सा है? जीएनपी, ग्रीन आपका जो नेट प्रोडक्ट है वो तो नेशनल प्रोडक्ट है, वो तो है नहीं। जीडीपी जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उससे सकल घरेलू उत्पाद से पता चल जाता है कि ये देश कितना अच्छे तरीके से वृद्धि कर रहा है, आगे बढ़ रहा है आर्थिक वृद्धि। क्योंकि जीडीपी बढ़ती है तो रोजगार सृजन होता है, रोजगार सृजन होता है तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ता है तो लाइफस्टाइल अच्छा होता है, और जिस देश का लाइफस्टाइल अच्छा होता जाता है उसे हम आर्थिक रूप से समृद्ध देश मानते हैं। तो इसमें जो आंसर है वो होगा जीडीपी। अगला क्वेश्चन है, आबिद हुसैन कमेटी का संबंध किससे था? देखो भारत में जो रीढ़ है भारत की हमेशा से वो रही है लघु उद्योग, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है लघु उद्योग। तो लघु उद्योगों में बढ़ावा कैसे हो, लघु उद्योगों का विकास कैसे हो, जो उसमें खामियां आ गई हैं उनसे कैसे निकला जाए, इसके लिए आपका आबिद हुसैन कमेटी का गठन किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट कौन पारित करता है? संयुक्त राष्ट्र संघ जो दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय संगठन है, उसका जो बजट पारित करता है वो महासभा करती है, बजट महासभा। और जो आपका सुरक्षा परिषद है वो है तो इंपॉर्टेंट, लेकिन सामरिक मामलों में है, बजट के मामले में अधिकार इसके पास है। फल व सब्जियों के पैकेट पर एफपीओ से क्या अभिप्राय होता है? फल व सब्जियों के जो पैकेट बंद खाना आता है उस पर जो एफपीओ लिखा होता है उसका मतलब होता है फूड प्रोडक्ट ऑर्डिनेंस, यानी कि फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, यानी कि उस विक्रेता को आपके स्टैंडर्ड, आपका एक मानक मिला हुआ है कि इसी मानक में बनाए गए हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है, उसमें डेट वगैरह सारी लिखी होती है, एक्सपायरी कब तक खाने योग्य है। तो एफपीओ आपका सुरक्षा देता है उन ग्राहकों को जो पैकेट बंद खाना खाते हैं कि हाँ एफपीओ मिला है अगर पैकेट बंद खाने को तो वो ओरिजिनल है, एफपीओ नहीं मिला है तो फिर वो डुप्लीकेट है या वो आपका अच्छा नहीं है, क्योंकि एफपीओ लेना बहुत जरूरी है किसी भी फूड प्रोसेसिंग उद्योग को। अल्पना किस राज्य की लोक चित्रकारी है? लोक चित्रकारी जैसे हमारे उत्तराखंड की क्या है? ऐपण,
वैसे ही बंगाल की लोक चित्रकारी को कहा जाता है अल्पना। बंगाल की लोक चित्रकारी कहलाती है अल्पना। जैसे हमारी ऐपण है वैसे बंगाल की अल्पना है। पंडवानी नामक लोक किस राज्य का लोक नृत्य है? पंडवानी। पंडवानी छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है, बहुत फेमस है। जैसे हमारे कुमाऊं में आपका छोलिया नृत्य है, गढ़वाल की तरफ को आपका जो क्या बोलते हैं उसे, पौड़ा नृत्य, पौड़ा है। सरो नृत्य है गढ़वाल का, पौड़ा नृत्य है आपका जो ये भोटिया जनजाति में, और कुमाऊं में इसे छोलिया कहा जाता है। तो ये एक लोक नृत्य में बहुत फेमस है, 26 जनवरी में भी आपने देखा होगा, इसी को ले जाया गया था। तो पंडवानी आपका छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है जो वहाँ की विशिष्ट आपकी जीवन शैली पर बनाया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य है। 2011 की जनगणना से पहले लगातार कई जनगणनाओं तक भारत का सबसे ज्यादा जनघनत्व यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ निवास करती थी? बंगाल में। 2011 की जनगणना के अनुसार पहले नंबर पर आ गया है बिहार। तो पहले नंबर पर बिहार आने से दूसरे नंबर पर कौन चले गया? बंगाल। तो इसका सही आंसर है बंगाल। बुली नामक शब्दावली किस खेल से जुड़ी है? बुली। बुली आपका किस खेल से जुड़ा है? बुली किसको? हॉकी का जो आपका हॉकी में जो आपका क्षेत्र रक्षण के लिए आपका जो गोली होता है, समझ गया ना, उसके शायद गोल पोस्ट में जो रोकने के लिए जो उसकी जो बनावट होती है या जो आपका उसका जो तरीका होता है उसी को बुली कहा जाता है। तो ये आपका हॉकी से जुड़ा हुआ है। तो ये आपका 40 क्वेश्चन है। आपको कैसे लगे कमेंट करके बताइएगा। एक क्वेश्चन पेपर हम अब यूकेपीएससी के हिसाब से बनाएंगे, एक यूके ट्रिपल एससी के हिसाब से। जो नया पैटर्न है उसे भी हम अब फॉलो करने जा रहे हैं। अगला पेपर आपको यूके ट्रिपल एससी के हिसाब से मिलेगा।